जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। जितने भी बच्चे जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए 2026 में प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने देखा होगा रिसेंट एग्जाम्स में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन मैक्सिमम जो है मॉडर्न हिस्ट्री से, फ्रीडम स्ट्रगल से देखेंगे। तो आज हम ऐसे ही क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करेंगे। आई विल रिकमेंड यू ऑल कि आप सब पहले खुद इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ पीवाईक्यूज ही लगाए फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम, जिस तरह के क्वेश्चन अब जेके एसएसबी पूछ भी रहा है और जिस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने भी चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना कि पहले कौन हुआ फिर बाद में कौन हुआ। उसके साथ एक है वेवल प्लान, एक है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, देन वी हैव अगस्त ऑफर, देन वी हैव कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो कि कौन सा पहले इवेंट हुआ, कौन सा बाद में हुआ। ठीक है, आई होप यू हैव ट्राइड इट। देखो, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, 1940 में अगस्त ऑफर आया था। अब अगस्त ऑफर में क्या था, आपको थोड़ी बहुत क्रोनोलॉजिकली पढ़नी पड़ेगी। देखो, इस टाइम वाइसरॉय था लिनलिथगो। क्या नाम था उसका? लिनलिथगो। ठीक है, इसने एक जो है ऑफर लाया था ताकि इंडियंस जो है वो वॉर में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपको पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। उसके लिए उसने अगस्त में एक ऑफर लाया जिसको हम अगस्त ऑफर बोलते हैं। उसमें उसने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे हम डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे इंडिया को आफ्टर द वॉर। फिर हम इसने बोला कि हम वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ा देंगे, उसमें जितने भी मेजोरिटी होगी वो इंडियंस की होगी। फिर इसने बोला हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे आफ्टर द वॉर जो डिसाइड करेगी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा। और इसने ये बोला कि कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बिना माइनॉरिटीज के कंसेंट से नहीं बनेगा। तो ये कुछ चीजें, मतलब एक तरह का ऑफर दिया लिनलिथगो ने 1940 में, ताकि इंडियंस जो है वो वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, बट इसको कांग्रेस ने ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए बोला था कि अगस्त ऑफर जो हमें दिया गया है वो किसकी तरह है? अगस्त ऑफर इज जस्ट लाइक डेड एज डोरनेल। ठीक है, डेड एज डोरनेल, तो इन्होंने इसको बोला था। ठीक है, उसके बाद कहानी आगे चलती रहती है। बेसिकली यहाँ पर इशू क्या है, एक तो ब्रिटिशर्स वांट्स इंडियन टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, एंड सेकंड इशू इज दैट कि अभी तक मुस्लिम लीग की डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बीच में एक बंटवारा भी आ गया, तो उनके बीच में कंसेंसस भी डेवलप करना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में काम चल रहा है। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट प्रयास किए गए। जो सबसे पहला प्रयास किया गया वो है CR फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ये कब आया था? ये आया था 1944 में। ठीक है, इसमें CR फॉर्मूला में जो राजगोपालाचारी जी थे, जो कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने ये बोला कि हम मुस्लिम लीग की डिमांड जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट वो इंडिया कांग्रेस के साथ मिलकर अगेंस्ट द ब्रिटिश जो हमारी वॉर है इसमें पार्टिसिपेट करें, और इंडिया की अगर सेपरेट देश पाकिस्तान चाहिए तो वो इस बेसिस में मिल सकता है अगर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के लोग प्लेबिसाइड के थ्रू डिसाइड करें। प्लेबिसाइड कराएंगे ना, वहाँ पे लोगों की राय पूछेंगे, वो डिसाइड करेंगे हमें सेपरेट देश चाहिए तो उनको मिलना चाहिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये था सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। इसके बाद एक दिसाई लियाकत पैक्ट आया। पहले CR फॉर्मूला आया, फिर दिसाई लियाकत पैक्ट आया। ठीक है, ये भी फेल हो गया। ठीक है, इसमें भी कुछ इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद वेवल प्लान आया 1945 में। ठीक है, ये वाइसरॉय था वेवल, इसके पास गए, इसने एक प्लान दिया किस तरह से हम मुस्लिम लीग और कांग्रेस की बातें ठीक करेंगे और किस तरह से बाद में जाके जो है पार्टीशन का प्लान बना। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका 1946 में जिसके बेसिस में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, दैट इज नोन एज कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, वो कब आया? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। इसमें पूछता है एग्जाम में, कैबिनेट मिशन प्लान में कितने बंदे आए थे? तीन बंदे थे यहाँ पे। ठीक है, 3 पर्सन्स वर देयर। सबसे पहले कौन कौन था? एक था पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, एक कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, ये नाम याद कर लेना। पैट्रिक लॉरेंस आए थे। पैट्रिक लॉरेंस कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, फिर एक आए थे स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तो पहले भी आए थे क्रिप्स मिशन में। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे। स्टेफर्ड क्रिप्स सेकंड, ये तब थे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड। और तीसरे आए थे एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम आपको याद रखने। ये 3 बंदों का एक मिशन आता है, दैट इज नोन एज कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन ही बेसिकली ये क्या है, ये एक ही तरह की नेगोशिएशन हो रही है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ कि किस तरह पावर ट्रांसफर, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इशू बना हुआ था फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इस इशू के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए कैबिनेट मिशन आया ताकि पावर्स इंडिया को ट्रांसफर हो सके। उसमें पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर का नाम याद रखना आपने। ठीक है, तो ये बेसिकली कैबिनेट मिशन के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता। इसमें क्या क्या बोला गया था, इसमें यही था कैबिनेट मिशन प्लान में, यही था कि आप एक क्या करें, इसमें ग्रुपिंग की गई थी। जो हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनमें 3 ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है, एक सेक्शन ए में कुछ आएंगे स्टेट जैसे मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस ये वगैरह, फिर सेक्शन बी होगी, सेक्शन सी होगी, बस थोड़ा आइडिया ले लो इनका। और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी। और इसमें कैसे रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, मतलब 3 ग्रुप्स वोट करेंगे। एक होंगे जनरल,
ठीक है, जनरल्स में जैसे हिंदूज वगैरह आ गया, देन वी है एक होगा मुस्लिम का ग्रुप, एक होगा सिख का ग्रुप, ठीक है। ये वोट करेंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है प्रिपेयर होगी, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी इसमें कितने मेंबर्स होंगे, इसके अकॉर्डिंग इस कैबिनेट में से 389 मेंबर्स होंगे, ठीक है, 389 मेंबर्स होंगे। और प्रोविंसेस में से 292 मेंबर्स आएंगे, कहाँ से, प्रोविंसेस में से। और जो आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होती हैं वहाँ से 4 आएंगे, और बाकी जो 93 बच गए वो प्रिंसली स्टेट्स जो है नॉमिनेट करेगी, प्रिंसली स्टेट से आएंगे, कहाँ से आएंगे, प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। तो ये बेसिकली कैबिनेट मिशन के प्लान के बारे में था। अब अगर मैं इसको सीक्वेंस में देखूँ तो सबसे पहले कौन सा आया, सबसे पहले हमारे पास अगस्त ऑफर आया, ठीक है, सबसे पहले थर्ड वाला है, तो अगस्त ऑफर सबसे पहले, उसके बाद राजगोपालाचार्य फॉर्मूला, तो थर्ड के बाद सेकंड, देन फर्स्ट एंड फोर्थ। पहले अगस्त ऑफर आया 1940 वाला, फिर सी राजगोपालाचार्य फॉर्मूला, फिर वेवल प्लान, फिर कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। देखो फ्रीडम स्ट्रगल का मैंने एक मैराथन सेशन लैब्स में मैंने ये सब चीजें आपको पढ़ाई हुई हैं, वो आप जाके देख सकते हो। बट अगर आप बोलोगे इन लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग एक बार क्रोनोलॉजिकली मैं सारे इवेंट समझा दूं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फ्रेम अ वीडियो फॉर यू, ठीक है। दिस इज क्लियर। एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले 1940 में अगस्त ऑफर लेनलिथ ने दिया, उसने बेसिकली वो चाहता था कि इंडियंस जो है वो पार्टिसिपेट करें, किसमें, इंडियंस पार्टिसिपेट करें वॉर में। उसके लिए उसने कुछ ऑफर दिया, जैसे डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, तो इसके बारे में था। उसके बाद हमारे पास आया सी राजगोपालाचार्य फॉर्मूला, ताकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में चीजें ठीक हो सकें, ताकि वो जो है मिलकर जो है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल काम कर सकें। तो उसके बारे में यहाँ पर थी सी राजगोपालाचार्य फॉर्मूला 1944। उसके बाद देसाई लियाकत पैक्ट आया, देन उसके बाद हमारा वेवल प्लान आया 1945, और सबसे लास्ट पे कैबिनेट मिशन है, जो 3 बंदों का मिशन था, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, मतलब जो ये डिसाइड करेगा किस तरह से दोनों के बीच में इश्यूज रिवॉल्व होंगे और पावर्स जो है वो ट्रांसफर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906। मुस्लिम लीग 1906 में फाउंड हुई, और कहाँ पे फाउंड हुई, लाहौर, कराची, अलीगढ़ या ढाका। तो कहाँ पे मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन सबसे पहली बार डेट जो थी वो 30 दिसंबर 1906 में फॉर्मेशन हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ढाका में, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, ढाका में। किसने किया था, नवाब सलीम उल्ला, ठीक है, नवाब सलीम उल्ला, ठीक है, सलीम उल्ला जो था ढाका का, इसने बेसिकली मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की थी, बट अकेले नहीं की थी, इसके साथ जो है बाद में पर्सन मिल गए थे, जैसे आगा खान थर्ड, ठीक है, आगा खान थर्ड, ये भी आप नाम याद कर लो, ठीक है। एक मोहसिन उल मुल्क था, नवाब मोहसिन उल मुल्क, ठीक है, मोहसिन उल मुल्क, और एक जो था नवाब वकार उल मुल्क, ठीक है, वकार उल मुल्क। तो इन सब ने मिलकर बेसिकली मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करी थी। मेन वाज नवाब सलीम उल्ला ऑफ ढाका, तो इसलिए इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे हुई थी, ढाका में 30 दिसंबर 1906 में, ठीक है। अब यहां से कुछ चीजें आपको याद रखनी है, क्यों हुई थी, क्यों मुस्लिम लीग क्यों बना। देखो 1905 में आपको पता है पार्टीशन हुआ बंगाल का, ठीक है, बंगाल को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये जो 1905 में पार्टीशन हुई, उसके बाद, उस पार्टीशन के बाद नवाब जो ख्वाजा सलीम उल्ला थे ढाका के, उन्होंने पार्टीशन को सपोर्ट करी, उन्होंने पार्टीशन को इस बात से सपोर्ट करी, उन्होंने बोला कि अगर पार्टीशन होगा तो मुस्लिम मेजोरिटी जो ईस्ट बंगाल है उसको पावर मिलेगी। तो उनके एक आइडिया है कि मुझे मुस्लिम्स के लिए कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, तो वो मुस्लिम लीग एक बनाई उन्होंने, ठीक है। अब थोड़ा सा पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में देख लेते हैं कि देखो कुछ डेट्स आपको पता होनी चाहिए। दिसंबर 1903 में ब्रिटिशर ने पब्लिकली अनाउंस किया, किसने, ब्रिटिशर ने, कि हम क्या करेंगे, हम बंगाल को तोड़ देंगे, बंगाल का पार्टीशन कर देंगे, क्यों, हमारे लिए मुश्किल हो रहा है उसको मेंटेन करना, ठीक है। पब्लिकली अनाउंस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल, बट रीज़न मेन ये नहीं था, रीज़न ये था कि बंगाल में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बहुत सारे एफर्ट्स हो रहे थे, इसलिए उनको तोड़ना, उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम में डिवाइड करना समझा, ठीक है। इसके ये दिसंबर 1903 की बात है। इसके अगेंस्ट 7 अगस्त, ये डेट अच्छे से याद करना, 1905 में एक बायकॉट रेजोल्यूशन, स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट सुना ना आपने, एक बायकॉट रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ, ठीक है, बायकॉट रेजोल्यूशन जो है इसके अगेंस्ट पास हो गया। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता टाउन हॉल में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, आएंगे आपको क्रोनोलॉजिकली, इसलिए बताएं, कलकत्ता टाउन हॉल में पास हुआ, जिसमें हमने प्रोक्लेम किया कि हम स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करें। तो प्रोक्लेमेशन हुआ किसका, स्वदेशी मूवमेंट का, ठीक है। कहाँ पर, 7 अगस्त 1905 की डेट है, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। और बट ऐसा इनकी बात नहीं मानी कि कोई वो रुका नहीं बंगाल का पार्टीशन, बट बंगाल का पार्टीशन हो गया कब, 16 अक्टूबर 1905 में जो है वो पार्टीशन हो गया, किसका, बंगाल का पार्टीशन हो गया बंगाल का। कौन था इस टाइम में, कर्जन था, वाइसरॉय कौन था, कर्जन, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, और इसका इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। बट बाद में बंगाल तो पार्टीशन हो गया, बट बाद में इन्होंने पार्टीशन को कैंसिल कर दिया था। तो वो डेट जो है एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन वो कब हुई थी, 1911 में। देखो पेपर में पता क्या क्वेश्चन आएगा, पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द
with respect to the partition of Bengal, consider the following statement and arrange it chronological। तो ये 4-5 स्टेटमेंट दे देगा, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको इजीली अरेंज कर पाओ। मैंने आपको क्या कहानी बताई कि दिसंबर 1903 की बात है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि हम बंगाल की पार्टीशन कर देंगे। 7 अगस्त 1905 में एक बाइकॉट रेजोल्यूशन पास किया जाता है कलकत्ता के टाउन हॉल में, जो प्रोक्लेम करता है कि हम स्वदेशी मूवमेंट जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन कर दी जाती है और 1911 में पार्टीशन को कैंसिल कर दिया जाता था। ये कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसा, ये अभी जो पेपर हुआ है ना रिसेंटली फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से वाइसरॉय के टाइम में क्या हुआ, ऐसा ट्रिकी सा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 का, ठीक है, इसने लॉर्ड लिटन ने अडॉप्ट किया। इसका क्या मतलब मकसद क्या था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मैंने आपको जो फ्रीडम स्ट्रगल का मैराथन पढ़ाया है उसमें मैंने आपको सारे वाइसरॉय के टाइम में जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं वो मैंने बताए थे, और इसको भी बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। कौन से वाइसरॉय के टाइम में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो वर्नाकुलर होता है लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर्स थे उनको रोकने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था, रिस्ट्रेन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, ठीक है। अब इसी एक्ट को बेसिकली वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गेगिंग एक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गेगिंग एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया ना हर एक वाइसरॉय का टाइम उसके फॉर्म में क्या हुआ वो पता है। जैसे लिटन है, लिटन कब से कब तक वाइसरॉय रहा? 1876 से लेकर 1880 के बीच में ये वाइसरॉय रहा। इसके टाइम में सबसे पहले ये हुआ, एक तो फेमाइन आ गया, ठीक है, भुखमरी पड़ गई। दूसरा, जो क्वीन विक्टोरिया थी उसने टाइटल एज्यूम किया, ठीक है, क्या? क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है, क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया, केसर हिंद क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया, जो इसका टाइटल जो है किसने? विक्टोरिया ने, बेसिकली क्वीन विक्टोरिया ने लिया। उसके बाद एक आर्म्स एक्ट आया, ठीक है। आर्म्स एक्ट ये था कि इंडियंस को प्रोहिबिट करता था कि वो वेपन्स जो हैं बिना लाइसेंस के कैरी नहीं कर सकते। तो मतलब इसने थोड़ा सा रिस्ट्रेन करने की कोशिश की। बट इसके बाद जो वाइसरॉय है ना उसका नाम था रिपन, उसने कुछ अच्छे काम किए थे। रिपन वो कब आया था? 1880 में। 1880 से 1884 के बीच में हमारे पास रिपन वाज द वाइसरॉय। इसने सबसे पहला काम किया था, इसने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको रिपील किया था। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसने रिपील किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को? तो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था, ठीक है। उसके बाद एक एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए इसने एक कमीशन भी बनाई थी एजुकेशन के लिए, जिसका नाम था हंटर कमीशन। देखो एक हंटर कमीशन अलग भी है जो रॉयलाट एक्ट के अगेंस्ट थी, बट एक एजुकेशन के लिए जो हंटर कमीशन बनाई थी उसको, इसका नाम इसने रखा था हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद एक इसके टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी, ठीक है। ये पूरे ब्रिटिशर के इतिहास में सबसे बड़ी यही हुई थी। क्या? इसने एक बेसिकली रिपन ने एक बिल लाने की कोशिश करी, जिस बिल में ये था कि जो यूरोपियंस हैं उनका भी ट्रायल जो है एक इंडियन जज कर सकता है। बट ये तो पसंद नहीं आया कि यूरोपियंस को इंडियन जज कैसे रोक सकता है, दिस दैट ये वो। तो उसके बाद ये बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, तो सब इसके अगेंस्ट हो गए थे। बाद में इसको वो बैकलैश पड़ा था, ठीक है। तो ये रिपन के बारे में कुछ है। देखो मैंने आपको यही बताया, आपने ना क्रोनोलॉजिकली वाइसरॉयज देखना है। मैंने पढ़ाया भी, आप देख भी सकते हो, कहीं से आप स्पेक्ट्रम की बुक उठा के देख लो या कहीं और से भी देख लो। आपको जो भी वाइसरॉय हैं, जो भी गवर्नर जनरल हुए हैं, उनका जब आप उनको देखोगे ना सीक्वेंस के हिसाब से और उनके टाइम में क्या क्या हुआ है, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको खुद कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या क्या था? एक लिटन के टाइम में, एक तो इसका टेनवर 1876 से 1880, एक तो फेमाइन आया, एक तो विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया, आर्म्स एक्ट आया, रिपन के टाइम में रिपील हुआ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एजुकेशन में हंटर कमीशन, और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है ट्रायल बाय इंडियन जजेस अगेंस्ट द यूरोपियंस, तो उसके खिलाफ जो था, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये अभी आया था फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के पेपर में क्वेश्चन। On which of the following dates the Indian Independence Act 1947 was given the British Royal Assent? कब मिला था 1947 जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसको ब्रिटिश रॉयल एसेंट मिला था, और इसकी वजह से लीगल इफेक्ट मिला माउंटबेटन प्लान। देखो सबसे पहली बात, माउंटबेटन प्लान कब अनाउंस हुआ था? माउंटबेटन प्लान जो है अनाउंस हुआ था 3 जून 1947 में, ठीक है। 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान जो है अनाउंस हुआ था। एसेंट की बात नहीं कर रहा, तो अनाउंस कब हुआ था माउंटबेटन प्लान? 3 जून 1947 में। इसमें क्या था कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया की पार्टीशन की जाएगी दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान, ये उसके बारे में था। बट इसको जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 में आया था, इसको जो बेसिकली
रॉयल असेंट मिला था वो कब मिला था? 18 जुलाई 1947। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश रॉयल असेंट मिला था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, और 3 जून 1947 में सबसे पहले माउंटबेटन प्लान को अनाउंस किया गया था। माउंटबेटन वाज द वाइसरॉय, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने अनाउंस किया था 3 जून 1940। फिर आपको पता बाद में रेड क्लिफ आया था और उसने जो है बाउंड्रीज जो है इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है, तो इसे रेड क्लिफ लाइन वगैरह बोला जाता है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। रॉयल असेंट 18 जुलाई को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आया था, ये भी मैंने वहीं से उठाया ताकि आपको पता चल सके। आप ये मत सोचो कि सर इस तरह के क्वेश्चन ला रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। भाई आ रहे हैं तभी ला रहा हूँ, ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले इन हिस्टोरिकल इवेंट्स को करेक्ट आपको क्रोनोलॉजी तो पढ़नी ही पड़ेगी यार। फ्रीडम स्ट्रगल में बिना क्रोनोलॉजी पढ़े पेपर नहीं होगा, तो एक बार क्रोनोलॉजी पूरी देख लेना, पहले कौन सा इवेंट हुआ, सेकंड कौन सा, थर्ड। अगर आप मुझे बोलोगे जेन्युइनली, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे एक वीडियो लाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। वैसे भी मैराथन सेशन आ रहे हैं आपके, ठीक है, लगातार मैराथन सेशन आ रहे हैं। अभी पहले तो आ ही रहे थे, अब हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया का आया, उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर का आया, इसी तरह सेशन आते रहेंगे। तो आप कंप्लीट मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आप बोलोगे तो इसके भी ले आएंगे। एक तो हिस्टोरिकल इवेंट को हमने क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाना है। पहले सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो ये कहता है कि डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक कब हुई, फॉर्मेशन स्वराज पार्टी कब बनाई CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, और उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट EV रामास्वामी नायकर ने, और चोरी चोरा इंसिडेंट जो है वो कब हुआ, नॉन कब। देखो सबसे पहली बात, जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनकी डेथ हुई थी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इनकी डेथ हुई थी 1 अगस्त 1920 की। ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, सबको पता है और मैं पढ़ाता भी हूँ कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उस दिनों में डेथ हो गई थी बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लाला लाजपत राय जो है वो किसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करते करते डेथ हुई थी, तो साइमन कमीशन के अगेंस्ट। तो ये आपको थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। फिर अगर आपको ये पता होगा कि लाला लाजपत राय की डेथ साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के दौरान हुई थी, तो आपको पता चल जाएगा कि साइमन कमीशन तो 1928 के टाइम है, तो आपको पता चल जाएगा उनकी डेथ 1928 में हुई थी। इसी तरह मैंने आपको समझाया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो बाल गंगाधर तिलक की डेथ उस टाइम पे हुई थी, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुई थी, ये सबको पता है, तो उसी टाइम पे तो आप 1920 यहाँ पे मार्क कर सकते थे। फिर क्या हुआ, फिर आपको पता है गांधी जी ने इस जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था, क्योंकि फेब 1922 में क्या हुआ था, चोरी चोरा जो है यूपी में पुलिस स्टेशन को जला दिया था, तो गांधी जी नॉन वायलेंट थे, तो ये 1922 का इवेंट है, ठीक है। उसके बाद जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोक दी गांधी जी ने, अब कांग्रेस में 2 पार्ट बन गए। एक तो चाहते थे कि हम जो है इसके अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, जिनको बोलते थे नो चेंजर। एक जो थे वो चाहते थे कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके अंदर से उसको गवर्नमेंट को खोखला करें। वो कौन से थे? वो थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने एक पार्टी बनाई, डेट इज नोन एज स्वराज पार्टी, ठीक है, और ये कब बनी? 1923 में, ठीक है। CR दास जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो इन्होंने काफ़ी सीट्स भी जीती थी, ठीक है। और जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ना, वो EV रामास्वामी नायकर ने सदर्न इंडिया में स्टार्ट की थी, मोस्ट स्पेसिफिकली तमिलनाडु में 1925 में, अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। तो आपको पता है जो भी सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए हैं वो भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। तो अब आपने क्रोनोलॉजिकली इनको अरेंज कर दिया। सबसे पहले 1920 में डेथ हुई बाल गंगाधर तिलक जी की, फिर चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद स्वराज पार्टी बनी, फिर उसका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो 1423 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर था। आई होप दिस इज क्वेश्चन। भाई मैं इस तरह के क्वेश्चन इस तरह इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने हिस्ट्री को अपने दिमाग में राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, उससे भी पीछे अगर चलो कब पोर्टुगीज आए इंडिया में, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रेंच आए, ऐसे क्रोनोलॉजिकली अपने दिमाग में सेट किया है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 का इवेंट हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट था जो सारी, उसको देखा, फिर क्या हुआ, फिर सबसे पहले कांग्रेस बनी 1885 में, ठीक है। कांग्रेस बनने के बाद फिर मॉडरेट्स का फेस आया 1885 से लेकर मान लो 1905 तक। फिर 1905 में जो है वो हमारा पार्टीशन हो गया बंगाल में। फिर 1907 में सूरत का स्प्लिट हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल में जो जो चीजें हुई वो देखी। फिर स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुई। फिर 1907 में सूरत का स्प्लिट हुआ। फिर ऐसे ऐसे करते करते आगे क्या हुआ, 1909 में मॉडल रिफॉर्म्स आए, ठीक है। फिर आगे 1909 के बाद क्या, 1911 में एन्यूलमेंट हुई, ठीक है। उसके बाद 15-16 के टाइम में इंपॉर्टेंट चीजें हुई, जैसे लखनऊ पैक्ट, देश दर वापस वो इकट्ठे हो गए, ठीक है। वो हमने देखा 1919 में जलियांवाला बाग में सेक्टर रॉयल आर्ट एक्ट वगैरह होने शुरू हो गया। 1919 में ही खिलाफत और 20 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई। फिर 22 में इसको रोक दिया गया, ठीक है। इस तरह से जब आप पढ़ते चलोगे ना तो आपको क्रोनोलॉजी की सारी चीजें सेट हैं। फिर किसी भी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसमें मार नहीं खाते हो, ठीक है। इस तरह से आपने चीजों को कवर करना। नेक्स्ट देखो, अब ये ना कई बार रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के साथ जो जो एसोसिएटेड थे, फ्रीडम फाइटर्स जो थे हमारे, उनसे भी क्वेश्चन आता है। जैसे
क्वेश्चन है बरिंदर कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी और राज बिहारी घोष, इनमें से कौन से जो हैं वो एसोसिएट थे गदर पार्टी के। देखो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कब कब हुई, जब जब एक बड़ी जो आपकी मूवमेंट थी वो मूवमेंट रुक गई, उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई। एक तो आपने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी पढ़ी होगी जब आपका स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट रुक गई, ठीक है, तब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। दूसरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब रुक गई तब बहुत ज़्यादा आपकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह वगैरह, ये सारे, चंद्रशेखर आजाद, ये सब। तो आपको फ्रीडम फाइटर्स हमारे कौन थे, वो कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे वो कह रहा है कि बरिंदर कुमार घोष जो है हमारे, बरिंदर कुमार घोष जो है वो क्या गदर पार्टी के एसोसिएट नहीं। बरिंदर कुमार घोष कौन थे बेसिकली, ये अरबिंदो घोष के छोटे भाई। आपने सुना होगा ना, लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये अरबिंदो घोष के साथ जो है फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे थे। उन अरबिंदो घोष के छोटे भाई हैं बरिंदर कुमार घोष, ठीक है। बरिंदर कुमार घोष जो है ये एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर भी निकालते थे जिसका नाम था जुगांतर, ठीक है, क्या जुगांतर, ये न्यूज़पेपर एसोसिएट थे। जोगेश चंद्र चटर्जी जो थे, इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, एक बंगाल में समिति बनी थी, एक रेवोल्यूशनरी समिति बनी थी जिसका नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के ये मेंबर थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राज बिहारी बोस जो थे वो एसोसिएट थे गदर पार्टी। बेसिकली जो गदर पार्टी है ना, गदर पार्टी जो है वो एक रेवोल्यूशनरी जो है बनाई गई थी और मेनली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, फ्रांसिस्को लिख रहा हूँ, सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था गदर पार्टी। इसमें बहुत सारे मेंबर्स एसोसिएटेड थे, जैसे लाला हरदयाल भी इसके साथ एसोसिएटेड थे, ठीक है, लाला हरदयाल भी इसके साथ एसोसिएटेड, ये पूछ लेता है। रामचंद्र भी इसके साथ एसोसिएटेड थे, ठीक है, रामचंद्र भी इसके, भगवान सिंह भी इसके साथ एसोसिएटेड थे, भगवान सिंह भी इसके साथ एसोसिएटेड थे, ठीक है। फिर करतार सिंह भी इसके साथ एसोसिएटेड, करतार सिंह भी इसके साथ एसोसिएटेड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो फ्रीडम फाइटर्स हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी वो इनके एसोसिएटेड। और राज बिहारी बोस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, ऑप्शन डी इज द 3 ओनली द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आपने ये पढ़ना है ना यार, कौन कौन सी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, उनके कौन कौन से न्यूज़पेपर थे, वो किस में लिखते थे और कहाँ पर, और इंडिया के बाहर जो अब्रॉड में थी वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे मैं कुछ बता दें, जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है। अगर इनकी बात करें, इन्होंने बेसिकली लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था इंडियन हाउस। क्या नाम था, इंडियन हाउस, ठीक है, इंडियन हाउस। और ये एक न्यूज़पेपर भी लिखते थे जिसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। क्या नाम था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो इनके बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ना, यही पेपर में आएगा, अगली बार इनका पूछ सकता है। इसी तरह मैडम बिकाजी कामा, वेरी फेमस पर्सनैलिटी, मैडम बिकाजी कामा, ठीक है। इन्होंने बेसिकली मेनली पेरिस और जेनीवा वाले एरिया में इन्होंने अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल थोड़ी आवाज़ रेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ठीक है, मैडम बिकाजी कामा, ये वहाँ पर एक्टिव थे। फिर आपको पूछेगा बर्लिन वाले एरिया में कौन एक्टिव था। बर्लिन वाले एरिया में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। देखो अभी मैं थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडियन हाउस इन्होंने बनाई, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो इनका न्यूज़पेपर था वो आप देख सकते हो। मैडम बिकाजी कामा पेरिस में मेनली, बर्लिन में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। तो आपने जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई है मैंने आपको बता दिया, एक तो 1905 के बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई, दूसरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद हुई, और फिर बाकी जो बाद में हुई वो इतनी बड़ी नहीं थी, ठीक है। बाद में आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ोगे, बट मेन जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और जो स्वदेशी मूवमेंट है, इनके बाद, इनके रुक जाने के बाद जो है बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई, उसमें जो जो इंडिया में और इंडिया से बाहर थी वो आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया, रिसेंट किसी पेपर में भी पूछा गया। ये आपको बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन से जो हैं वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रियोतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के समय में रियोतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम जो है इंडिया में किसने लाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, ठीक है, अलेक्जेंडर रीड ने लाया था, थॉमस मुनरो ने लाया था। किसने लाया था बताओ। रियोतवाड़ी सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट नहीं, रियोतवाड़ी सिस्टम। तो रियोतवाड़ी सिस्टम लाने वाले 2 बंदे थे, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ठीक है। 3 मेन सिस्टम्स हैं लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने में जो ब्रिटिश रूल के टाइम में फेमस थे, तो उनके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, सबसे पहले ही जमींदारी सिस्टम। कौन सा, जमींदारी सिस्टम, इसी को हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। सबसे पहली बात, इस जमींदारी सिस्टम को किसने लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने लाया था, ये अच्छे से पढ़ लो भाई, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था 1793 में, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू, ठीक है।
इसमें क्या था, लैंड जो रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे फार्मर से, वो इंटरमीडिएरीज कलेक्ट करते, मतलब बीच में बंदे थे इंटरमीडिएरीज। वो कौन थे इंटरमीडिएरीज जो थे, उनको बोलते थे जमींदार, इसलिए तो इस सिस्टम का नाम जमींदारी सिस्टम था, ठीक है। उनको बोलते जमींदार, वो कलेक्ट करते थे, ठीक है, आपको पता है। अब इसमें क्या होता था, मान लो जो भी कलेक्ट हुआ उसका 10/11 पार्ट जो है वो ब्रिटिश के पास जाता था, और 1/11 पार्ट जो है वो कौन रखते थे, जमींदार रखते थे, ठीक है। दिस इज क्लियर, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होती। और ये सिस्टम मेनली कहाँ पर चल रहा था, हमारा जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, ये भी पूछ रहे थे कि बिहार का एरिया है, उड़ीसा का एरिया है, ठीक है, यूपी का एरिया है, फिर नीचे भी आंध्र प्रदेश में भी था, और मध्य प्रदेश वाले एरिया में भी ये जमींदारी सिस्टम चल रहा था, ठीक है। इतना आपको बस पता होना चाहिए। 10/11 पार्ट जो था वो कौन रख लेता था, ब्रिटिशर, और 1/11 पार्ट जो है इनको मिलता था। फिर इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम अपने याद रखना, 1790। फिर आपका एक सिस्टम आया रियोतवाड़ी सिस्टम, कौन सा, रियोतवाड़ी सिस्टम, रियोतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। रियोतवाड़ी सिस्टम क्या है, रियोत मतलब बोलते हैं कल्टीवेटर को, रियोत किसको बोलते हैं, कल्टीवेटर, मतलब जो फसल लगा रहा है। इसमें क्या होता था, डायरेक्ट कल्टीवेटर से ही जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। इसको लाने वाले, इसमें आपने देख लिया एक अलेक्जेंडर जो है रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, एक इनका नाम याद रखना है, और थॉमस मुनरो, किसने, थॉमस मुनरो, ठीक है, इन्होंने याद रखना है, थॉमस मुनरो, इन्होंने लाया था बेसिकली, ठीक है। और बेसिकली ये कब आया था, ये 18th सेंचुरी के एंड में आया था, 18th सेंचुरी के एंड में आया था, ये भी आपने याद रख लेना। एंड ऑफ 18th सेंचुरी में रियोत वाइज सिस्टम है, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, हमने देख लिया। रियोत बोलते थे कल्टीवेटर्स को, एक डायरेक्ट कल्टीवेटर से पैसा जो है इलेक्ट किया, इकट्ठा किया जाता। ज़्यादातर ये जो सिस्टम था ना, ये सदर्न इंडिया में चलता था, ठीक है, सदर्न इंडिया में, जैसे तमिलनाडु वाला। और पहली बार इंट्रोड्यूस्ड, फर्स्ट जो है इंट्रोड्यूस कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है, मद्रास वगैरह वाले एरिया में, तमिलनाडु में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। बाद में ये महाराष्ट्र, बिहार, ईस्ट पंजाब, कुर्ग, असम में भी आया, बट सबसे पहली बात जो है ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है, सदर्न इंडिया में ज़्यादा प्रिवेलिंग था। उसके बाद तीसरा सिस्टम हमारा था महलवाड़ी सिस्टम, क्या नाम था, महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है, महलवाड़ी सिस्टम। देखो महलवाड़ी सिस्टम को लाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सन है वो आपने याद रखना, होल्ट मैकेंजी, ठीक है, होल्ट मैकेंजी, इन्होंने महलवाड़ी सिस्टम में लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इन्होंने इसको डिवाइस किया था। और कहाँ पर डिवाइस किया था, मेनली नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, ठीक है, पंजाब वाला नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया जो है वहाँ पर, और बंगाल प्रेसिडेंसी में, और बंगाल प्रेसिडेंसी का नॉर्थ वेस्ट एरिया, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी का, तो वहाँ पर इन्होंने लाने की इसके इंपॉर्टेंट रोल। अब महल किसको बोलते थे, विलेज हेडमैन को, किसको बोलते थे, विलेज हेडमैन, मतलब ये पता क्या होता है, मतलब गाँव का जो हेडमैन है ना, वही लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर को देता था, इसको बोलते थे महलवाड़ी सिस्टम। और इस सिस्टम को जो पॉपुलराइज किया था वो विलियम बेंटिक ने किया था, किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बाद में इसको बहुत पॉपुलराइज किया। बेंटिक कौन से एरिया में ज़्यादा चलता था, जैसे आगरा वाले में और अवध वाले एरिया में, ठीक है, अवध वाले एरिया में, ठीक है। बाद में ये आया था मध्य प्रदेश, पंजाब में भी, बट इतना आपको नहीं याद रखना। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने जो बताई थी वो बता दी। फर्स्ट वन इज जमींदारी सिस्टम को किसने लाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब लाया, 1793 में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जमींदार होता है इंटरमीडिएट, जो पैसा कलेक्ट करते थे और ब्रिटिशर्स को देते थे, ठीक है। अगर सपोज करो 11 में से 10% जो है वो ले जाते ब्रिटिश, और 1% जो है वो जमींदार को मिलता था। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश वगैरह। रियोतवाड़ी सिस्टम, रियोत बोलते थे कल्टीवेटर, यहाँ पर डायरेक्ट कल्टीवेटर से पैसा कलेक्ट हुआ। अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो इंपॉर्टेंट, 18th सेंचुरी के एंड में सदर्न इंडिया में स्टार्ट होता है, पर बाद में आगे पीछे भी गया था। महलवाड़ी सिस्टम, महल होता है विलेज हेडमैन, तो यहाँ पर विलेज हेडमैन पूरे विलेज से रेवेन्यू कलेक्ट करके दे देता था। इसको हॉल्ट मैकेंजी ने इसको डिवाइस किया था। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो थी बंगाल प्रेसिडेंसी की, वहाँ पे विलियम बेंटिक ने इसको बहुत फेमस किया था, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आपको चीज़ें समझ आती है ना, इट हार्डली टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है। आप कर सकते हो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। और साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, उनको जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, कब क्लास होती है, दिस दैट, वो मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। साथ में कंप्लीट मैराथन सेशन आप रिवीजन के लिए तुम्हारे लिए बेस्ट सोर्स है, वो तुम्हें अवेलेबल मैं करवा रहा हूँ। वो रेगुलरली आ रहे हैं, आप उनको देखोगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी न्यू एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, Which of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law, ठीक है। तंजोर मतलब तमिलनाडु वाला एरिया में, अप्रैल 1930 की बात है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कहता है, आपको पता है 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट की। पहले तो कहानी सुनो ये है क्या, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है 1930 के टाइम में, आपको पता है एक दांडी मार्च स्टार्ट हुई, दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च का मतलब क्या था, गांधी जी जो है वो साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ निकले, 12 मार्च से निकले और 6 अप्रैल 1930 में ये दांडी में पहुंचे। दांडी में जाके इन्होंने बेसिकली साल्ट को इकट्ठा किया, तो साल्ट क्लब ब्रेक हो गया, इसी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, या साल्ट मार्च या दांडी मार्च आपको कहते हैं, ठीक है। अब ये तो इन्होंने स्टार्ट की थी दांडी में,
अब बाकी जगहों में भी बहुत सारे लीडर्स ने यही 60 लाख को ब्रेक किया था, ठीक है, वो हमने देखना है किसने कहाँ से किया था। तो अब पूछ रहे कि तंजौर वाले रीजन है उसमें कौन था, उधर थे सी राजगोपालाचार्य, ठीक है, जिनको राजा जी भी कहते हैं। इन्होंने बेसिकली वहां पर 60 लाख को ब्रेक किया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको बाकी भी पता, सिर्फ ये नहीं थे, अब डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट पर्सन ने 60 लाख को ब्रेक किया था, वो एग्जाम में पूछा। जैसे गांधी जी के खुद के ही बेटे मनीलाल गांधी, ठीक है, मनीलाल गांधी, ठीक है, उसके बाद इमाम साहिब और सरोजिनी नायडू, मेन जो थी सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू, इन सब ने कहां पर 60 लाख ब्रेक किया था, दारसाना में, ठीक है, दारसाना सत्याग्रह भी जिसे कहते हैं। ये आपको प्लेस पता होनी चाहिए कि किस एरिया में किसने 60 लाख को ब्रेक किया था, ठीक है, दारसाना सत्याग्रह कहते हैं, ये इन्होंने ही बेसिकली किया। फिर केरला वाला जो रीजन था नीचे साउदर्न वाला मालाबार रीजन जो है केरला वाला, वहां पर के कलप्पन भाई ऐसे नहीं बता रहा हूँ, पेपर से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में, और पी कृष्ण पिल्लाई, और ये सारे ही PYQs हैं, JKSSB के नहीं है, सारे मिक्स हैं, बट JKSSB तो अभी नए ट्रेंड में ऐसे क्वेश्चन पूछा, पहले तो बिल्कुल सीधे क्वेश्चन पूछता था, बट ये डिफरेंट एग्जाम्स के हैं, ठीक है। ओडिशा में गोपबंधु चौधरी, ये नाम याद कर लो, चौधरी, थोड़ा आइडिया ले लो, गोपबंधु चौधरी ओडिशा, ठीक है। फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सबको पता है अब्दुल गफार खान, ठीक है, अब्दुल गफार खान, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं गफार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे, क्या कहते थे, फ्रंटियर गांधी, ठीक है, फ्रंटियर गांधी याद कर लें, ठीक है। फिर बंगाल वाले एरिया में, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस, और JM सेन गुप्ता, ये नाम है, बहुत सारे हैं बट सारे में नहीं बता सकते, एक और बता देता हूँ। बिहार में जो है इन्होंने अंबिका कांत सिन्हा, ये नाम याद कर लो, कांत सिन्हा, तो अगर आ गया कुछ ना कुछ कर लोगे पेपर में, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई। गांधी जी दांडी से निकले, साबरमती आश्रम से 12 मार्च को निकले और 6 अप्रैल 1930 में दांडी में जाके इन्होंने 60 लाख को ब्रेक किया और वहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब डिफरेंट जगहों से डिफरेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे मनीलाल गांधी, इमाम साहिब, सरोजिनी नायडू, इन्होंने धारसाना में से, केरला में के कलप्पन, पी कृष्णा पिल्लाई, ठीक है, ओडिशा में गोपाबंधु चौधरी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अब्दुल गफार खान, जिनको फ्रंटियर का, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस, JM सेन गुप्ता, और बिहार में अंबिका कांत सिन्हा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, ठीक है, एक रिटायर्ड ब्रिटिश जज थे A.O. ह्यूम, उन्होंने इसकी फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये तुम सबको पता है, ठीक है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो वाइसरॉय कौन था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो कौन तब वाइसरॉय था, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल मिलती थी, मोस्ट स्पेसिफिकली दिसंबर के महीने में, ठीक है, और जब ये मिलती थी इसका कोई ना कोई प्रेसिडेंट होता था। वो जो भी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट हुए हैं वो आपको एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं, और इसमें से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैंने पढ़ाया हुआ मैराथन सेशन में, आपने भी पढ़ना है, वहां से देख लो या बुक से पढ़ो, जहां मर्जी से पढ़ो, बट ये सेशंस वाला ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रेसिडेंट का सेशन किसने प्रिसाइड किया, ठीक है, कांग्रेस का सेशन। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, फर्स्ट वुमेन, देखो पहला सेशन जो है WC बैनर्जी ने देखा था, ठीक है, जो पहला सेशन था ना किसका, कांग्रेस का फर्स्ट WC बैनर्जी ने, देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ यार, फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोड़ के जाऊंगा तो मैं फिर रहेगी। पहला कांग्रेस का सेशन 1885 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, बॉम्बे, सारे नहीं बताऊंगा मैं, एक दो ही बताऊंगा। WC बैनर्जी आपने याद रखना, इन्होंने बेसिकली प्रिसाइड किया था इस सेशन को, ठीक है। इसको 72 डेलीगेट्स ने जो है फर्स्ट सेशन को अटेंड किया, आपको पता है। फिर सेकंड 1886 का सेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया था, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1887 सेशन मद्रास में होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले मुस्लिम जो है प्रेसिडेंट बने थे, मद्रास में हुआ था। ये इनका नाम क्या, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तैयब जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, और भी बहुत से इंपॉर्टेंट, मैं सारे नहीं बता सकता, बट आपको ये याद रखना है कि 1916 में आपको पता है आपका होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी, उसमें एनी बेसेंट का इंपॉर्टेंट रोल था, इसीलिए 1917 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किया था एनी बेसेंट ने। सर आप ये क्यों बताया, आप डायरेक्ट वहाँ इसलिए चले गए क्योंकि 1917 का जो कलकत्ता सेशन एनी बेसेंट ने प्रिसाइड किया वो फर्स्ट वुमेन थी, क्या, फर्स्ट वुमेन जिसने प्रिसाइड किया था एक सेशन को। बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम थे, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम, तो फर्स्ट वाले तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते ना, बट इससे इंपॉर्टेंट ये है सरोजिनी नायडू ने 1925 में प्रिसाइड किया। 1925 में किसने प्रिसाइड किया था, सरोजिनी नायडू ने, ये पहली इंडियन वुमेन थी, ठीक है, ये फर्स्ट
सरोजिनी नायडू जो थी फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या है। देखो ये सारे आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट सेशन में, सारे नहीं बताया मैंने, 5-6 बताए आपको। एक तो पहला बता दिया बॉम्बे में WC बनर्जी, दूसरा कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, थर्ड जो है मद्रास में 1887 बदरुद्दीन तैयबजी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, 1917 कलकत्ता में एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सरोजिनी नायडू, दिस इज रॉन्ग। पहली वुमेन प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन बोलता था फिर मैं सरोजिनी नायडू है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर बदरुद्दीन तैयबजी, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर तुम लोगों ने थोड़ा भी, मैं तुम्हें जिन टॉपिक्स में इंफेसाइज करके बोलता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अब पता नहीं तुम करते हो कि नहीं करते हो। अगर करते हो तो फिर पेपर में क्वेश्चन भी निकलते होंगे, मुझे ये बिल्कुल गारंटी है, और अगर नहीं करते होगे तो फिर नहीं निकलते, फिर तो मैं भी क्या ही कर सकता हूँ ना। अगर तुम मेरी बात ही नहीं सुनोगे तो फिर तुम बोलो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तो वो कैसे पॉसिबल है। देखो ज्यादा नहीं बोलता बट कुछ एक्सपीरियंस से तो बोलता ही हूँ ना। अब 3 साल पढ़ाते हुए हो गए, 3-4 पेपर निकालते हुए हो गए इनके ही JKSSB वालों के, तो अब कुछ एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस में बोलता हूँ ना यार कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनमें एम्फेसाइज करो, यहाँ से क्वेश्चन डाल रहे हैं ये ऐसे। अब अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फिर तुम उन चीज़ों पे जोर नहीं दोगे जिन चीज़ों पे मैं आपको जोर दे दे के बोल रहा हूँ आपको ये करना है, तो फिर कैसे होगा। तो थोड़ी अब जैसे अब मैराथन सेशंस आ रहे हैं ना, उनमें जान डाल दी है मैंने कि एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें कवर हो जाएं वहाँ पे, ठीक है। बट अगर आप उनको देखोगे ही नहीं, अब देखो जैसे मान लो कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, के मैंने 2 सेशन लाने, सिर्फ एक सेशन ऑलरेडी हो गया, एक सेशन हो रहेगा। अब आप जहां से पढ़ते हो ना, वो 50-50 वीडियोस डालते हैं कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। 50 वीडियो, अगर हर वीडियो 1-1 घंटे की होगी तो 50 घंटे की, मैंने 2.5 घंटे में उसको कवर करवाना है। और फिर 50 घंटे का पढ़ के तुम 50 घंटे की चीज़ों को रिटेन कर लोगे, और फिर वो लास्ट में जब एक आधा क्वेश्चन वहां से आ जाता है तो वो लेके आ जाते हैं कि हमारे वहां से क्वेश्चन आए। भाई 50 घंटे की वीडियो डाल के एक क्वेश्चन निकल रहा है तुम्हारा, और 50 घंटे का कंटेंट तुम बच्चे को दे रहे हो, वो दिमाग में कैसे उसको होल्ड करेगा, फिर पूरा सिलेबस कैसे प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो मिनिमम कंटेंट में मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाना और पेपर में क्वेश्चन निकालना, यही तो है आज के टाइम में जरूरत, ठीक है। आप एक टॉपिक के लिए पूरी एक किताब पढ़ रहे हो, बीच में से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर आप बोल रहे हो यहाँ से क्वेश्चन आया तो उसका क्या बेनिफिट है। आप 15 पेज दो ना, 15 पेज में से क्वेश्चन आए तो बात है ना, ठीक है। ये चीज़ें भी समझा करो, ठीक है, इसको भी समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 देखो, द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट वाज अडॉप्टेड एज द मेथड फॉर स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द। स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट जो है वो किसके अगेंस्ट शुरू हुआ था। होम रूल, पहले तो इनको देखो, इनकी डेट्स क्या है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, यहीं से तो रिवीजन होती है। होम रूल मूवमेंट 1916 में 2 बंदे थे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, एक तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट की थी, और एक एनी बेसेंट, इन दोनों ने, इनके कहाँ पर किसका कहाँ पर हेडक्वार्टर है, कौन सा सब पढ़ा हुआ, ये अच्छे से देख लेना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 का टाइम है। साइमन कमीशन आया था 1928 में, इंडिया पहुंचा, 27 में निकला था वहाँ पे, ठीक है। 10 साल के बाद इसने आना था आफ्टर द 1919 एक्ट, ठीक है, जिसके बहुत नारे लगे थे साइमन को, क्योंकि 7 मेंबर था कमीशन, 7 के 7 ब्रिटिश था, इंडियंस डाले नहीं, इंडियंस पे ही वो कर रहे थे। तो बेसिकली स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वहाँ पर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उसकी क्रोनोलॉजी साथ में बनाते चलो, फिर तुम्हारे दिमाग में चीजें फिट हो जाएंगी। तुम्हें पढ़ा के, तो मुझे आपको रात में सोए हुए भी पूछ लेना कौन सा इवेंट कब हुआ था, मैं तब भी बता सकता हूँ, तुम्हें पढ़ा के बस। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विद रेफरेंस टू रॉयलाट सत्याग्रह, ठीक है, रॉयलाट एक्ट आया था, सेडिशन एक्ट जिसे बोलते हैं, तो मतलब अगर कोई भी ब्रिटिशर के अगेंस्ट बोलेगा तो बिना ट्रायल उसको उठा लो, ठीक है। इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बतानी है। द रॉयलाट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमीशन, ये तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इन रॉयलाट एक्ट गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल, बिल्कुल। ये देखो रॉयलाट एक्ट कब आया था, 1919 में, उस टाइम पे जो ये होम रूल लीग थी वो अच्छा खासा काम करे, तो गांधी जी ने इसको यूज किया था, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद रॉयलाट, भाई थोड़ा तो दिमाग लगाओ, साइमन कमीशन 1928 की बात है, रॉयलाट एक्ट 1919 की बात है, ये दोनों इवेंट कैसे कोइंसाइड कर सकते हैं, ये 10 साल के बाद की बात है, तो इसमें पहली और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट थी, ठीक है। आपको पता है ना रॉयलाट एक्ट आया था, फिर उसके डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उसके खिलाफ थोड़ा सा बेसिकली एक तो बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था, और एक तो उनके अगेंस्ट थोड़ी सी मीटिंग हो रही थी। 13 जनवरी पे जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, आपको अमृतसर जलियांवाला बाग मैसेकर आपको पता है, ठीक है। ये कुछ इवेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 12, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पांस टू, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है किसके रिस्पांस में लॉन्च हुई थी। कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन रिपोर्ट, वेवल प्लान, ठीक है। पहले तो देखो
क्विट इंडिया मूवमेंट आई कब थी? 1942 में, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब आई थी? 1942 में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब जो 1942 में हुआ होगा तो उसके अगेंस्ट ही तो ये मूवमेंट लॉन्च हुई होगी। कैबिनेट मिशन प्लान हमने देखा 1946 सबसे, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1928 के हिसाब से। रिपोर्ट देखो, साइमन कमीशन आया था 1927-28 में, रिपोर्ट जो इसकी रिलीज हुई थी वो 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में ये आया था, ये रिपोर्ट रिलीजिंग टाइम है, उन दोनों बता दी। फिर वेवर प्लान हमने अभी देखा 1945 में। हमने क्रिप्स मिशन नहीं देखा, क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में आया था, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट बेसिकली जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लॉन्च हुई थी। बेसिकली क्या हुआ, मार्च 1942 में एक मिशन था जो स्टेफर्ड क्रिप्स हेड कर रहा था। कौन कर रहा था? स्टेफर्ड क्रिप्स, जो बाद में भी आया था कैबिनेट मिशन में भी। तो स्टेफर्ड क्रिप्स जो था ये एक लेके आया प्रपोजल, इसको क्या बोलते हैं हम? क्रिप्स मिशन, ठीक है। कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा इसके बारे में। इसमें इसने ये मेन प्रपोजल में इसने ये रखा था कि एक इंडियन यूनियन बनेगा जिसको डोमिनेंस स्टेटस बनेगा, ठीक है। तो वो अपने रिलेशन देख सकता है कैसे उसने बनाने, ठीक है। और वर्ल्ड वार के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है बनाई जाएगी, जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। और इसने एक लाइन यहाँ पे बोलती, जिसका अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, वो ये लाइन थी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो पार्शली इलेक्ट की जाएगी, ठीक है, लोगों के द्वारा, और पार्शली नॉमिनेट करेंगे प्रिंसेस, ठीक है। इसके अगेंस्ट मेनली कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया था, ठीक है। कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया था। पहली बात कांग्रेस ने ये बोला था कि क्रिप्स मिशन तुम ला रहे हो, तुम हमें दे रहे हो डोमिनेंस स्टेटस, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डोमिनेंस स्टेटस तो हम कब का छोड़ चुके हैं, हमने 1930 में ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करना शुरू कर दिया था। फिर प्रिंसली स्टेट जो है वो जो रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे वो नॉमिनेट क्यों करेंगे, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भेजें ना, इलेक्शन करवा के भेजें, ठीक है। और इसमें एक क्रिप्स मिशन में एक और बात थी कि प्रोविंसेस जो है वो अलग भी हो सकती हैं। तो इन्होंने क्रिप्स मिशन के अपोज करते हुए कांग्रेस ने बोला था कि ये जो राइट है कि जो प्रोविंसेस है वो अलग हो सकती हैं, वो इंडिया की यूनिटी के अगेंस्ट, आप इसको हटाओ, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन ऑल टुगेदर फेल हो गया था, ठीक है। और हमें इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए, ये भी कांग्रेस चाहती थी, बट क्रिप्स मिशन में ऐसा नहीं था। वो बोलते आफ्टर द वॉर, बट बताया नहीं था कब देंगे। तो इसके अगेंस्ट बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। गांधी जी ने डू और डाई वाला जो नारा वारा भी यहीं पर दिया था, ठीक है। दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला ना कांग्रेस के सेशन, देखो क्वेश्चन वहीं पे घूम रहे हैं। एक तो किस वाइसरॉय के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट हुआ, या कौन सा सेशन इंपॉर्टेंट था, दिस दैट। अब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के क्वेश्चन यहाँ पे कम आए, बट वहां से भी डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आता है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आता है। कौन सी बुक्स एंड ऑथर्स जो इंपॉर्टेंट है उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में भी आया था। जो भी फ्रीडम फाइटर्स ने इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, अच्छे से देख लेना। अब 1929 का एक सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। क्या इंपॉर्टेंस है? 1929 का सेशन अगेंस्ट रॉयलाट एक्ट हुआ। खुद भी दिमाग लगाओ, 1919 में रॉयलाट एक्ट आया था, 1929 में हम सेशन लेते हैं, ठीक है। ये तो नहीं है। पूर्ण स्वराज की बात की गई हमने एज द गोल ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में आई थी, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इससे कोई लेन देन। बेसिकली जो 1929 का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ पर हुआ था? सबसे पहली बात तो ये बताऊं जी, लाहौर में हुआ था, ठीक है। लाहौर। इसको प्रिसाइड किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था, ठीक है, नेहरू ने। इसके तहत इन्होंने बोला था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस गोल है अब कांग्रेस का। और पहली बार हमने जो इंडिपेंडेंस डे बनाया था, कब बनाया था पहली बार इंडिपेंडेंस डे? पहली बार इंडिपेंडेंस डे हमने बनाया था 26 जनवरी 1930 में, ठीक है। क्योंकि 1929 में सेशन हुआ, हमने डे डिसाइड कर लिया कि 26 जनवरी को हर साल हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 में, तो उससे हमने इंडिपेंडेंस डे बनाना शुरू कर दिया। और जब हमारा संविधान जो है वो बेसिकली हमने अडॉप्ट तो 1949 में कर दिया था, बट हमने उसकी डेट सिलेक्ट करी कि हम 1950 26 जनवरी से हम रिपब्लिक डे बनाएंगे। फिर बाद में इसको रिपब्लिक डे बनाना शुरू कर दिया। पहले 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे बनाते थे 1930 के बाद, बट हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हमने उसको इंडिपेंडेंस डे बनाना शुरू कर दिया, और इस डे को हमने रिपब्लिक डे जो है घोषित कर दिया, ठीक है। बट ये जो स्वराज का कंसेप्ट है ना, स्वराज का कंसेप्ट पहली बार कहां पर यूज हुआ था? जो स्वराज का कंसेप्ट है वो पहली बार दादा भाई नौरोजी के टाइम में फेमस हुआ था। दादा भाई नौरोजी के टाइम में कहां पर? मैंने अभी इनका सेशन बताया आपको। कब हुआ था इनका सेशन? जो कलकत्ता सेशन हुआ था ना इनका, कलकत्ता सेशन कब हुआ था? 1906। वहां पर पहली बार पूर्ण स्वराज की जो टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी, स्वराज की। और बाद में जब पूर्ण स्वराज की बात जो है वो ज्यादा किसमें चली? 1929 के लाहौर सेशन में, ठीक है। दिस इज क्लियर। देखो चीजें अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे ना तो पेपर में गड़बड़ नहीं होगी। ये क्वेश्चन एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक तो क्वेश्चन आप होमवर्क करिए, आपके लिए होम असाइनमेंट है। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में इनमें से कौन सी चीजें ठीक है? तो आपको कैबिनेट मिशन के बारे में पता होना चाहिए। इसकी जो भी स्टेटमेंट्स थी वो देख लेना। ये मैंने यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन डाला आपके लिए, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट इवेंट द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैज कंट्रीब्यूटेड स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन द। देखो
1885 में कांग्रेस बनी। स्टार्टिंग में जो कांग्रेस के लीडर थे वो मॉडरेट थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, बद्रुद्दीन तैयबजी, ठीक है, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ये सारे मॉडरेट लीडर थे, ठीक है। ये इतने मॉडरेट थे कि ये चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स से लड़ाई वड़ाई ना करें, हम उनसे मर्सी और पिटीशन के बेसिस में हम अपना काम निकलवा दें, मतलब हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए, ठीक है। बट जब इनका काम अच्छा नहीं हुआ और बंगाल की पार्टीशन होगी 1905 में, ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट 1900 बंगाल में पार्टीशन, स्वदेशी मूवमेंट, उस टाइम में जो एक्सट्रीमिस्ट थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष, ये सारे बोलने लगे कि अब हमें कमांड लेनी पड़ेगी। और 1907 में जाके आपको पता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में इशू इतने बढ़ गए थे कि सूरत में ये स्प्लिट हो गए रास बिहारी बोस जी की अगवानी में, ठीक है। प्रेसिडेंट वो कहते हैं प्रिसाइड कर सूरत स्प्लिट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे इवेंट आपको हिस्ट्री के मैंने क्रोनोलॉजिकली समझाए हुए हैं, आई होप ये आपको क्लियर होंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोग बोलोगे ऑन योर डिमांड विल अरेंज अ क्रोनोलॉजिकल बेस्ड मैराथन सेशन फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एम्फेसाइज करोगे, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रिपेयर अ लेक्चर फॉर यू, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, एग्जाम से पहले। बाकी जो जूनियर सेशन के बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, सिंपली गूगल में जाओ awakeningclasses.in, गूगल में जाके awakeningclasses.in लिखो, आपको हमारी वेबसाइट का जो है आपकी ऐप है वो मिल जाएगी, वहीं से आप एज एन ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के 10 सेक्शनल और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आई हैव अपलोडेड, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आराम से जाओ टेस्ट पे प्रैक्टिस करो। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करो। अगर लेक्चर पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको हर टॉपिक का सेशन यहाँ पे मिल जाएगा, जस्ट आपने सर्च आउट करना, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज है। और अब जो 10-15 दिन में जूनियर सिस्टम वाले बच्चों को खास करके बोलो, जो आपके लिए सेशन ला रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद भी जिनका 2026 में एग्जाम है और उनके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, तो ये सेशन आपके लिए भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी पेपर जूनियर सिस्टम के सिर्फ वही पढ़ेंगे, आप भी पढ़ो, यही नींव बनाएगा कल आपके पेपर की और सिलेक्शन तक लेके जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।